हम स्टडी कर रहे थे। नेशनल वेल्थ से पहले हमने नेशनल सेविंग अंडरस्टैंड किया। नेशनल सेविंग, तीन कॉन्सेप्ट हमने अंडरस्टैंड किए: प्राइवेट सेविंग, गवर्नमेंट सेविंग एंड नेशनल सेविंग। प्राइवेट सेविंग, प्राइवेट डिस्पोजेबल इनकम माइनस कंजम्पशन। गवर्नमेंट सेविंग, गवर्नमेंट रेवेन्यू, नेट गवर्नमेंट रेवेन्यू माइनस गवर्नमेंट स्पेंडिंग। नेशनल सेविंग, saving equals to GNP minus consumption minus government spending. Uses of private saving: private saving provide fund to purchase new capital. Private saving provide resources to cover budget deficit. And foreign lending, foreign lending की इक्वेशन हमने ड्राइव की। सेविंग इक्वल्स टू इन्वेस्टमेंट प्लस करंट अकाउंट। तो करंट अकाउंट इज सम ऑफ नेट एक्सपोर्ट्स एंड नेट फैक्टर पेमेंट। ठीक है। तो उसके बाद हमने स्टार्ट किया नेशनल वेल्थ। तो वेल्थ एज अ लेमैन, करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटीज। ठीक है। तो नेशनल वेल्थ मीन्स डोमेस्टिक फिजिकल एसेट्स, स्टॉक ऑफ कैपिटल, गुड्स, लैंड प्लस नेट फॉरेन एसेट्स। नेट फॉरेन एसेट मीन्स कंट्रीज फॉरेन एसेट्स। कंट्री फॉरेन एसेट का मतलब क्या होता है? फॉरेन फिजिकल एंड फाइनेंशियल एसेट्स होल्ड बाय डोमेस्टिक रेजिडेंट्स। ठीक है। तो फॉरेन स्टॉक्स, बॉन्ड्स, फैक्ट्रीज ओन्ड बाय डोमेस्टिक रेजिडेंट्स माइनस इट्स फॉरेन लाइबिलिटीज। फॉरेन लाइबिलिटीज मीन्स डोमेस्टिक फिजिकल एंड फाइनेंशियल एसेट्स ओन्ड बाय फॉरेनर्स। तो पाकिस्तान में जितने भी फॉरेनर्स हैं, अगर वो कोई हाउस परचेज करते हैं तो वो गवर्नमेंट की लाइबिलिटी होती है। तो जब भी वो फॉरेनर्स पाकिस्तान को लेफ्ट करेंगे, गवर्नमेंट क्या करेगी? उस हाउस की पेमेंट के अगेंस्ट उन्हें पेमेंट करेगी। जितने भी पाकिस्तान में फॉरेन डोमेस्टिक करेंसी होल्ड करते हैं, वो गवर्नमेंट की लाइबिलिटी है कि जब भी वो पाकिस्तान से लेफ्ट करेंगे और उनकी डोमेस्टिक करेंसी उन्हें गवर्नमेंट कैश करके देगी। ठीक है। तो नेट फॉरेन एसेट मीन्स foreign physical and financial assets owned by domestic resident minus domestic physical and financial assets owned by foreign assets. So national wealth is sum of domestic physical assets and net foreign assets. Domestic financial assets held by domestic residents are not a part of national wealth. वाई का आंसर अभी हमने ब्रेक से पहले हमने अंडरस्टैंड किया था कि डोमेस्टिक फाइनेंशियल एसेट्स क्या होती है? नेशन की लाइबिलिटी होती है। तो लाइबिलिटीज को माइनस करना होता है, तो इसलिए हम इसे इंक्लूड ही नहीं करते। देखिए, नेशनल वेल्थ चेंज होती है, टू पॉसिबिलिटीज हैं। फर्स्ट आपके पास क्या है? वैल्यू ऑफ एसेट्स इंक्रीज और डिक्रीज, है ना। तो डोमेस्टिक फिजिकल एसेट्स अगर वैल्यू इंक्रीज हो जाए, आपके हाउस की प्राइस इंक्रीज हो जाए, इसका मतलब क्या है? वैल्यू ऑफ एसेट इंक्रीज। आपके हाउस की प्राइस डिप्रिशिएट हो जाए, डिक्रीज हो जाए, इसका मतलब क्या होगा? आपकी डोमेस्टिक फिजिकल एसेट वैल्यू डिक्रीज। तो वैल्यू ऑफ एसेट इंक्रीज और डिक्रीज का मतलब क्या है? नेशनल वेल्थ इंक्रीज एंड डिक्रीज। सेकंड फैक्टर होता है आपका वेल्थ को चेंज करने का, वो होता है नेशनल सेविंग। देखें, इंक्रीज इन डोमेस्टिक स्टॉक ऑफ कैपिटल का मतलब क्या होता है? वेल्थ इंक्रीज। अब ये वेल्थ इंक्रीज कहाँ से होती है? आप न्यू कैपिटल परचेज कहाँ से करते हो? न्यू हाउस परचेज कहाँ से करते हो? अपनी सेविंग से करते हो। तो नेशनल सेविंग डिक्रीज होने का मतलब क्या है? आपकी वेल्थ इंक्रीज होगी। किस तरह इंक्रीज होगी? आपने सेविंग को कन्वर्ट कर लिया किसी से, बिजनेस से आपने बोरो किया, सेविंग आपकी कम हो गई। बोरिंग का मतलब क्या है? आपने एक फैक्ट्री लगा ली। तो फैक्ट्री लगाने का मतलब क्या है? न्यू फिजिकल एसेट्स इंक्रीज। ठीक है। तो नेशनल वेल्थ चेंज होने के दो आपके पास मैन हमारे पास पॉसिबिलिटीज हैं। फर्स्ट आपके पास क्या है? वैल्यू ऑफ फिजिकल एसेट्स, और सेकंड हमारे पास क्या है? नेशनल सेविंग। ठीक है। तो नेशनल सेविंग का मतलब क्या था? अभी हमने अंडरस्टैंड किया, इन्वेस्टमेंट प्लस करंट अकाउंट। करंट अकाउंट का मतलब क्या है? एनएक्स प्लस एनएफपी। तो इन्वेस्टमेंट इंक्रीज का मतलब क्या है? वेल्थ इंक्रीज। और करंट अकाउंट इंक्रीज, एनएक्स या एनएफपी इंक्रीज का मतलब क्या होता है? फॉरेन करेंसी इनफ्लो इंक्रीज हो रहा है। फॉरेन करेंसी क्या होती है? फॉरेन नेट फॉरेन एसिड का पार्ट होता है ना, फॉरेन करेंसी। यानी फॉरेन करेंसी क्या चीज़ है आपके पास? कि डोमेस्टिक रेजिडेंट अगर फॉरेन कंट्री में वर्क करता है तो उसकी पेमेंट्स क्या है? फॉरेन करेंसी। तो फॉरेन करेंसी इंक्रीज का मतलब क्या है? नेट फॉरेन एसेट्स इंक्रीज। तो नेशनल सेविंग में दो हद हमने पढ़े कि सेविंग इक्वल्स टू, नेशनल सेविंग इक्वल्स टू इन्वेस्टमेंट प्लस एनएक्स, है ना।
ये क्वेश्चन अभी हमने ड्राइव की सेविंग की। इन्वेस्टमेंट प्लस एनएक्स प्लस एनएफपी, तो एनएक्स या एनएफपी इंक्रीज हो जाए, इसका मतलब क्या, वेल्थ इंक्रीज। इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हो जाए, वेल्थ इंक्रीज। तो वेल्थ चेंज होने के दो हमारे पॉसिबिलिटीज हैं, इन्वेस्टमेंट इंक्रीज, वेल्थ इंक्रीज, और एनएक्स इंक्रीज और एनएफपी इंक्रीज, वेल्थ इंक्रीज। ठीक है, तो नेशनल वेल्थ, नेशनल सेविंग। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है नॉमिनल जीडीपी एंड रियल जीडीपी। नॉमिनल जीडीपी क्या होता है और रियल जीडीपी क्या होता है, ये हम अंडरस्टैंड करते हैं। ठीक है, नॉमिनल जीडीपी इज वैल्यू ऑफ आउटपुट एट current prices. Nominal GDP measure the current dollar value of the output of the country. और रियल जीडीपी क्या होता है, रियल जीडीपी मेजर आउटपुट एट बेस ईयर प्राइस और आउटपुट एट करंट प्राइसेस। अगर हम नॉमिनल जीडीपी मेजर करने जा रहे हैं तो इसका मतलब क्या है कि हमने करंट प्राइसेस, पी एन का मतलब क्या है, न्यू प्राइसेस, और करंट प्राइसेस मल्टीप्लाई बाय करंट क्वांटिटीज। तो पाकिस्तान में जितनी भी प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो रही हैं उनकी करंट क्वांटिटीज को उनकी करंट प्राइसेस से मल्टीप्लाई करें, हमारे पास जो आंसर आता है वो क्या आता है, वो आता है आपका नॉमिनल जीडीपी। तो नॉमिनल जीडीपी इज टोटल वैल्यू ऑफ आउटपुट एट करंट प्राइसेस। रियल जीडीपी क्या होता है, रियल जीडीपी होता है आपका करंट क्वांटिटीज को हम मल्टीप्लाई करते हैं बेस ईयर प्राइसेस से। यानी हम करंट प्राइस से मल्टीप्लाई नहीं करते, हम किससे मल्टीप्लाई करते हैं, बेस ईयर प्राइसेस से। तो रियल जीडीपी इज बेटर जीडीपी कंपेयर टू, बेटर मेजर कंपेयर टू नॉमिनल जीडीपी। वाई का आंसर अभी मैं आपको दूंगा। हम जब पाकिस्तान की जीडीपी की बात कर रहे होते हैं तो वो आपका रियल जीडीपी होता है, नॉमिनल जीडीपी नहीं होता। इसमें जो लिखा हुआ है जीडीपी ग्रोथ एट कांस्टेंट, तो कांस्टेंट का मतलब क्या होता है, जीडीपी एट बेस ईयर। तो बेस ईयर की प्राइसेस अगर हम ले रहे हैं तो इसका मतलब क्या है कि हम कर क्या रहे हैं, हम जीडीपी को मेजर कर रहे हैं रियल टर्म के अंदर। हमारा जो बेस ईयर है वो क्या है, देखें बेस ईयर यहाँ पे आपको गिवन होगा। पाकिस्तान ने बेस ईयर क्या लिया हुआ है, 2005 2006, यानी 2021 में जो आउटपुट प्रोड्यूस हो रहा है उस आउटपुट को हम मल्टीप्लाई किससे कर रहे हैं, 2005 में जो प्राइसेस थी। हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, इसका आंसर भी मैं आपको देता हूँ। तो रियल जीडीपी का मतलब क्या होता है, हम प्राइस किसके लेते हैं, बेस ईयर के, और मल्टीप्लाई किससे करते हैं, करंट क्वांटिटी से। यानी कि पिछले साल जो आउटपुट था 2020 के आउटपुट को हमने मल्टीप्लाई किया प्राइसेस ऑफ 2005 से, और जो 2021 है उसमें भी हमने क्या किया, प्राइसेस 2005 के लिए और क्वांटिटी हमने किसका लिया, 2021 का। तो बेस ईयर का मतलब क्या होता है कि रियल जीडीपी। तो रियल जीडीपी मीन प्राइसेस हम बेस ईयर के लेते हैं और क्वांटिटी हम क्या लेते हैं, करंट क्वांटिटी लेते हैं। अब देखिए कुछ न्यूमेरिकल एग्जांपल करते हैं। लेट्स सपोज हमारे पास, ठीक है देखें, ठीक है, तो हम एक एबीसी कंट्री है, ठीक है, तो एबीसी कंट्री के अंदर दो गुड्स प्रोड्यूस हो रहे हैं। लेट्स सपोज ये हमारे पास क्या है, एप्पल, और दूसरा हमारे पास क्या है, ऑरेंजेस। ठीक है, और हमें ये हमारे पास क्या है, डेटा ऑफ ईयर्स। तो हम ईयर क्या ले रहे हैं, ये 2019 है, 2020 एंड 2021, तो 3 ईयर्स है हमारे पास। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, प्राइसेस, और ये हमारे पास क्या है, क्वांटिटी। प्राइसेस, क्वांटिटी, 2021 की प्राइस, 2001 की क्वांटिटी। ठीक है,
अब लेट्स सपोज 2019 के अंदर जो एप्पल थे उसकी प्राइस क्या थी, 2 रुपीज़ थी। और एप्पल हमने प्रोड्यूस किए थे, 3 एप्पल्स हमने प्रोड्यूस किए। 2020 के अंदर एप्पल हमने प्रोड्यूस किए 6, और एप्पल की जो प्राइस हो गई वो आपके पास क्या हो गई, 7। तो 7 प्राइस है और एप्पल हमने प्रोड्यूस किए 6। ठीक है, तो एग्जाम्पल को छोटी कर देते हैं, सिर्फ 2 ईयर्स ही लेते हैं। और ऑरेंजेस हमने प्रोड्यूस किए 5, और एक ऑरेंज की प्राइस थी 3। 5 ऑरेंजेस हमने प्रोड्यूस किए। 2020 के अंदर ऑरेंजेस की प्राइसेस हो गई हैं 8, और ऑरेंजेस हमने प्रोड्यूस किए 10। ठीक है, तो ये डेटा हमें गिवन है। अब हम कैलकुलेट करते हैं नॉमिनल जीडीपी एंड रियल जीडीपी। ठीक है, और फिर हम अंडरस्टैंड करते हैं विच मेजर इज बेटर। नॉमिनल जीडीपी क्या चीज़ है? नॉमिनल जीडीपी इज टोटल वैल्यू ऑफ आउटपुट एट करंट प्राइसेस। ठीक है, तो हम नॉमिनल जीडीपी हम मेजर करते हैं 2019 की। ठीक है, तो 2019 की अगर हम नॉमिनल जीडीपी मेजर करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, देखें। तो नॉमिनल जीडीपी 2019 और ये नॉमिनल जीडीपी 2020। नॉमिनल जीडीपी 2019 क्या होगी? 2019 में जितना भी आउटपुट प्रोड्यूस किया है उनकी प्राइस, न्यू प्राइस मल्टीप्लाई बाय न्यू क्वांटिटी। ठीक है, हमने 2 प्रोडक्ट प्रोड्यूस किए हैं, तो एप्पल प्राइस की है आपके पास 2 मल्टीप्लाई बाय 3। उसके बाद प्लस ऑरेंजेस हमने प्रोड्यूस किए हैं, ऑरेंज प्राइस 3 मल्टीप्लाई बाय 5। तो 2019 के अंदर जो हमारा नॉमिनल जीडीपी आ रहा है वो कितना आ रहा है? 2, 3, 6, 3, 5, 15। 15 और 6 कितना हो गया आपका? 21। तो नॉमिनल जीडीपी इन 2019 हमारे पास कितना आ रहा है? 21। तो हम आते हैं नॉमिनल जीडीपी इन 2020। तो 2020 की प्राइसेस, न्यू प्राइस मल्टीप्लाई बाय न्यू क्वांटिटी। ठीक है, तो 2020 के अंदर हमने कितना आउटपुट प्रोड्यूस किया है? एप्पल हमने प्रोड्यूस किए हैं 7 प्राइस है, और क्वांटिटी 6। इसे हमने प्लस किया। ऑरेंजेस की टोटल वैल्यू हम किस तरह निकालेंगे? प्राइस ऑफ ऑरेंजेस मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी ऑफ ऑरेंजेस। तो नॉमिनल जीडीपी हमारे पास आ रहा है 2020 का, 8 को 10 से मल्टीप्लाई किया 80 हो गया, 7 को 6 से मल्टीप्लाई हमने किया 42 हो गया। ठीक है, तो 42 और 80 हमारे पास कितना हो गया? 1। ठीक है, तो 122 हमारा क्या नॉमिनल जीडीपी है 2020 का। और नॉमिनल जीडीपी 2020 हमारे पास कितना है? 122। अब हम आते हैं कि नॉमिनल जीडीपी में ग्रोथ कितना है। तो ग्रोथ इन नॉमिनल जीडीपी का मतलब क्या है? चेंज इन नॉमिनल जीडीपी ड्यूरिंग 2020 टू 2019 टू 2020। तो नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ, ग्रोथ आपको मालूम है ग्रोथ हम किस तरह निकालते हैं? करंट माइनस प्रीवियस डिवाइड बाय प्रीवियस। तो नॉमिनल जीडीपी में जो ग्रोथ आ रहा है वो कितना आ रहा है? करंट वैल्यूज क्या होंगी आपके पास? 122 माइनस 21 डिवाइड बाय प्रीवियस 21 मल्टीप्लाई बाय 100। तो नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ हमारे पास कितना आ रहा है? इसको आप कैलकुलेट करें तो आंसर कितना आता है? यस, आप इसको कैलकुलेट करेगा।
आप लोग कर रहे हो कैलकुलेट? सर 20। कितना आ रहा है? जी कितना आ रहा है? 200? क्या बताया आपने? तो नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ क्या आ रहा है? Sir, it's 480%. तो 480% आपका नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ आ रहा है, बिल्कुल सही आ रहा है। क्योंकि देखें आउटपुट में कितना इजाफा हुआ है, 21 आपका आउटपुट है 2019 में। 2020 में जो आउटपुट में चेंज हुआ है वो कितना परसेंट हुआ है? 100% का मतलब क्या होगा? 22 + 20, 21 + 21 ना, तो 200% क्या होगा? 21 + 21 + 21। तो ये 400% आपका क्या हुआ है, आउटपुट आपका चेंज हुआ है। तो नॉर्मल जीडीपी ग्रोथ क्या शो कर रहा है कि हमारा जो आउटपुट है 2019 से 2020 के मुकाबले में कितना बढ़ा है? 400, 480 आपका टाइम आपके पास क्या हुआ है, आउटपुट आपका ग्रो हुआ है। बिल्कुल सही आंसर दे रहा है। अब हम आते हैं रियल जीडीपी की तरफ, और हम अंडरस्टैंड करते हैं कि वाई रियल जीडीपी इज बेस्ट मेजर कंपेयर टू नॉमिनल जीडीपी। तो रियल जीडीपी इज टोटल वैल्यू ऑफ आउटपुट इन बेस ईयर प्राइसेस। ठीक है, अब देखिए, अब हम बेस ईयर की स्टोरी अंडरस्टैंड करते हैं कि बेस ईयर क्या होता है। बेस ईयर आपको हमेशा गिवन होता है। अगर बेस ईयर गिवन ना हो तो उसका सिलेक्शन का प्रोसीजर क्या होता है कि जो फर्स्ट ईयर होता है उसे हम क्या लेते हैं, बेस ईयर लेते हैं। ठीक है, अभी तो हम एग्जांपल कर लें, दो ईयर्स हैं 2019 एंड 2020। तो हमारा बेस ईयर क्या होगा? 2019 होगा। अगर 3 ईयर्स होते तब भी 2019 होता, 10 ईयर्स होते तब भी 2019 होता। तो बेस ईयर हमेशा गिवन होता है। गिवन ना हो तो जो फर्स्ट ईयर होता है वो हमारा क्या होता है, बेस ईयर होता है। देखिए, जब हम रियल जीडीपी कैलकुलेट कर रहे होते हैं तो जो गवर्नमेंट होती है वो बेस ईयर कौन सा लेती है? गवर्नमेंट वो वाला बेस ईयर लेती है जिस ईयर के अंदर प्राइसेस आपके पास क्या हो, कांस्टेंट हो, प्राइसेस में बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशंस ना हो। अब आप 2005 के बाद पाकिस्तान के अंदर इन्फ्लेशन देखें, 2005 के बाद पाकिस्तान में जो प्राइसेस में चेंज आ रहा है वो बहुत ज़्यादा रैपिड चेंज आ रहा है। ठीक है, तो ये हमारे पास सीपीआई ग्रोथ, ये इन्फ्लेशन है ना, जीडीपी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, आपके पास क्या इन्फ्लेशन है, तो ये आपके पास क्या है, ये हमारे पास है, ये वाली रो है। ठीक है, इस रो को हमने नेक्स्ट ईयर नेक्स्ट पेज में कंपेयर करना है। ये 2011 है ना, तो 2005 के अंदर आपके पास जो सीपीआई है वो आपके पास क्या है, 12 से 17% के दरमियान है। तो एवरेज आप 13% आपकी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स ले लें 2005 के अंदर। अब भी देखें, 17 के बाद 10 हो गया, 10 के बाद आपके पास क्या होगा, 13 हो गया। 13 के बाद जो प्राइसेस है हमारी क्या हो रही है, देखें, 13 के बाद जो हमारी प्राइसेस है आपकी डिक्रीज हो रही है। 11 के बाद 7, फिर 8, फिर 4, फिर 2, फिर 4.8, फिर आपके पास डिक्रीज, फिर 2019 में आपकी इंक्रीज होना स्टार्ट हुई, 6.8, 10.7 और 8.6। तो जो बेस ईयर होता है, कंट्रीज उस ईयर को लेती है जिसके आसपास के जो ईयर्स के अंदर इन्फ्लेशन आपके पास क्या हो, कांस्टेंट हो। अब 2005 के बाद आपने देखा होगा इन्फ्लेशन आपका राइज हुआ, फिर एकदम आपका डिक्रीज होता चला गया। सीपीआई एक प्राइस इंडेक्स होता है, जनरल प्राइस लेवल ना, ये अभी हम अंडरस्टैंड करेंगे। तो सीपीआई क्या बता रहा होता है आपके पास, एवरेज प्राइस लेवल। तो एवरेज प्राइस इस राइज हो रहा है, उसके बाद क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा फॉल हो रहा है। इसीलिए गवर्नमेंट जब भी बेस ईयर लेती है उस ईयर की प्राइसेस लेती है जिस ईयर की प्राइसेस 3-4 साल तक आपके पास क्या हो, सेम हो।
तो ये जो 2005, 6, 7 है, इन सब के अंदर जो सीपीआई था वो हमारे पास क्या था, अराउंड 10 to 15 आपका सीपीआई था। देखिए ये आपके पास 12 से 17 है, तो ये 4 सालों के अंदर जो सीपीआई है वो आपके पास ये प्राइस है। ठीक है, अब अगर हम चेंज करके ये वाला लेते तो इसकी वैल्यू इसके मुकाबले में क्या होती है आपकी, कम होती, फिर बाद में लेते और आपका फॉल हो रहा होता है। तो जो बेस ईयर होता है थ्योरेटिकल हर 5 साल के बाद चेंज होना चाहिए, लेकिन आपकी कंट्री के अंदर प्राइस लेवल इतना रैपिडली राइज और फॉल हो रहा है कि जो पॉलिसी मेकर्स हैं वो बेस ईयर को चेंज ही नहीं कर रहे। अगर आपकी इकोनॉमी स्मूथ रन करती तो हर 5 साल के बाद बेस ईयर क्या होना चाहिए था, चेंज होना चाहिए था। हम 15 साल से बेस ईयर को चेंज नहीं कर रहे क्योंकि हमारी जो प्राइसेस हैं उसमें अचानक बहुत ज़्यादा फॉल आया है, यानी कि 2012 के बाद से प्राइसेस डिक्रीज होते होते 2-3% तक पहुंच गई, फिर उसके बाद राइज होना आपका स्टार्ट हो गया। तो जो कांस्टेंट ईयर है जिसमें प्राइसेस में ज़्यादा फ्लक्चुएशंस नहीं है वो कौन सा है आपका, 2005। तो जो कंट्रीज होती हैं वो बेस ईयर सेलेक्ट करती हैं, तो बेस ईयर किस बेसिस पे सिलेक्ट कर रही होती है, बेस ईयर सिलेक्ट कर रही होती है कि जिस ईयर के अंदर प्राइसेस में राइज एंड फॉल बहुत ज़्यादा ना हो। तो पाकिस्तान का जो बेस ईयर है वो क्या है, 2005 है। हम 2005 की प्राइसेस को मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं करंट क्वांटिटी से। ऐसा क्यों करते हैं इसका आंसर अभी आपको मिल जाएगा। अब हम कैलकुलेट करते हैं रियल जीडीपी 2019, 2020 एंड रियल जीडीपी ग्रोथ। ठीक है, तो रियल जीडीपी 2019 एंड रियल जीडीपी 2020। ठीक है, तो रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी बेस ईयर में हमेशा क्या होते हैं, सेम होते हैं। बेस ईयर में सेम क्यों होते हैं आपको पता चल जाएगा, क्योंकि बेस ईयर में जो करंट प्राइसेस हैं वही बेस ईयर की प्राइसेस हैं। तो बेस ईयर हमारा कौन सा है, 2019। तो 2019 बेस ईयर है, तो प्राइस ऑफ बेस ईयर मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटीज ऑफ बेस ईयर। ठीक है, तो बेस ईयर के अंदर हम क्या आउटपुट प्रोड्यूस कर रहे हैं, एप्पल एंड ऑरेंजेस। तो एप्पल बेस ईयर प्राइस 2 into 3 प्लस ऑरेंजेस की टोटल वैल्यू क्या है, प्राइस ऑफ ऑरेंज मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी ऑफ ऑरेंज। तो बेस ईयर के अंदर जो टोटल वैल्यू आ रहा है वो हमारे पास कितना आ रहा है, 21 आ रहा है। तो नॉमिनल और रियल जीडीपी बेस ईयर में हमेशा सेम होते हैं। सेम क्यों होते हैं, क्योंकि बेस ईयर ही 2019 है और 2019 में का करंट ईयर भी क्या है। ठीक है, तो बेस ईयर में नॉमिनल और रियल जीडीपी हमेशा सेम होते हैं। तो हम रियल जीडीपी निकालते हैं 2020 के अंदर, तो प्राइसेस क्या होंगी हमारे पास बेस ईयर की, क्वांटिटीज क्या होंगी हमारे पास करंट ईयर और न्यू ईयर की। तो प्राइसेस हम 2020 के नहीं लेंगे, प्राइसेस हम क्या लेंगे, 2019। 19 हमारा क्या है, बेस ईयर। तो 2 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 2006 की क्वांटिटी से। तो 2006 में एप्पल हमने कितना प्रोड्यूस किया है, एप्पल की क्वांटिटी हमारी क्या है, एप्पल की क्वांटिटी 2006 के अंदर 2 into 6। ठीक है, और इसे हम प्लस करेंगे टोटल वैल्यू ऑफ ऑरेंजेस। तो ऑरेंजेस की रियल वैल्यू क्या है, ऑरेंजेस की प्राइसेस लेंगे बेस ईयर, तो 3 मल्टीप्लाई बाय ऑरेंजेस हमने कितना प्रोड्यूस किया है, 10 प्रोड्यूस किया है। तो रियल जीडीपी हमारे पास कितना आ रहा है, 2 into 6 12 और 3 into 10 30। तो टोटल जो आपका आउटपुट आ रहा है वो कितना आ रहा है, 42। तो रियल जीडीपी 2020 में 42 आ रहा है, नॉर्मल जीडीपी क्या बता रहा था आपको, 122। ठीक है, अब अगर हम ग्रोथ रेट निकालें, रियल जीडीपी ग्रोथ। ठीक है, तो ग्रोथ आपको मालूम है करंट माइनस प्रीवियस डिवाइड बाय प्रीवियस मल्टीप्लाई बाय 100। तो रियल जीडीपी ग्रोथ का मतलब क्या है, करंट रियल जीडीपी 42 है, 42 माइनस 20 डिवाइड बाय 20 और मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, रियल जीडीपी ग्रोथ। देखें रियल जीडीपी ग्रोथ क्या आ रहा है। ठीक है, तो जिस स्टूडेंट ने 480 निकाला था नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ, वो स्टूडेंट कैलकुलेट करें। तो रियल जीडीपी ग्रोथ क्या आ रहा है,
सर ये 21 नहीं होगा? हाँ 21 होगा, सही कहा आपने। नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ आपका कितना है? 21 है। तो नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी बेस ईयर में 21 होता है, तो रियल जीडीपी भी क्या है आपके पास? 21 है। तो 42 माइनस 21 डिवाइड बाय 21 मल्टीप्लाई बाय 100, तो रियल जीडीपी ग्रोथ इक्वल्स टू सर 100। 100 आपके पास आ रहा है, ठीक है। तो 100 बिल्कुल सही आ रहा है। 100 हमें क्या बता रहा है कि जो आउटपुट बढ़ा है वो 100% बढ़ा है ना। ग्रोथ का मतलब क्या होता है? चेंज। तो 21 आउटपुट से आपका 42 हो गया, तो 21 प्लस 21 क्या होगा आपका? 42, तो 100 ही आना चाहिए था। तो बिल्कुल आपने सही कैलकुलेट किया है। तो रियल जीडीपी ग्रोथ क्या शो कर रहा है? 100। नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ क्या शो कर रहा है? 480। 480 का मतलब क्या है कि हमारा जो आउटपुट बढ़ा है 400 टाइम्स ज्यादा बढ़ा है। रियल जीडीपी क्या शो कर रहा है? हमारा जो आउटपुट बढ़ा है वो 100 टाइम्स ज्यादा राइज हुआ है। अब देखें, हम अब टेबल की तरफ आते हैं। देखें, एप्पल हम 2019 में प्रोड्यूस कर रहे थे 3, तो 2020 में एप्पल की क्वांटिटी कितनी इंक्रीज हुई? 3 से 6। तो एप्पल की जो क्वांटिटी हमने बढ़ाई, कितनी बढ़ाई है? 100% ज़्यादा एप्पल प्रोड्यूस किया है। इसी तरह ऑरेंजेस हमने 2019 में 5 प्रोड्यूस किए, 2020 में कितने प्रोड्यूस किए? 10। तो 5 से 10 का मतलब क्या है? ऑरेंजेस भी 100% ज़्यादा प्रोड्यूस किए हैं और एप्पल भी 100% ज़्यादा प्रोड्यूस किए हैं। देखिए, हमारा जो कंसर्न होता है वो क्वांटिटी होता है, प्राइस नहीं होता। रियल जीडीपी क्या शो कर रहा होता है? रियल जीडीपी शो कर रहा होता है ओनली चेंज इन क्वांटिटी, क्योंकि प्राइसेस तो इसमें कांस्टेंट होते हैं, ठीक है। बट नॉमिनल जीडीपी क्या शो करता है? नॉमिनल जीडीपी प्राइस एंड क्वांटिटी दोनों को कंसिडर कर रहा होता है। तो नॉमिनल जीडीपी जो 480 बता रहा है, एक्चुअल जो हमने आउटपुट प्रोड्यूस किया है वो 100 टाइम्स ज़्यादा आउटपुट प्रोड्यूस किया है, 400 टाइम्स ज़्यादा आउटपुट प्रोड्यूस नहीं किया। तो ये 480 क्यों बता रहा है? क्योंकि हमने प्राइसेस को एडजस्ट नहीं किया। तो नॉमिनल जीडीपी क्या होता है? टोटल वैल्यू ऑफ आउटपुट एट करंट प्राइस। दिस मीन्स प्राइस का इफेक्ट भी शो हो रहा है, क्योंकि पी इंटू क्यू का मतलब क्या है? प्राइस एंड क्वांटिटी। तो जब हम ग्रोथ शो कर रहे होंगे, प्राइसेस को एडजस्ट नहीं करेंगे, तो चेंज इन प्राइस भी बता रहा है, चेंज इन क्वांटिटी भी बता रहा होता है, ठीक है। तो नॉमिनल जीडीपी चेंज इन प्राइस और चेंज इन क्वांटिटी दोनों को कंसिडर करता है। हमारा कंसर्न चेंज इन प्राइस नहीं होता है, हमारा कंसर्न क्या होता है? ओनली चेंज इन क्वांटिटी। तो हम कंसिडर क्या करते हैं? रियल जीडीपी कंसिडर करते हैं। रियल जीडीपी का मतलब क्या होता है? आउटपुट एडजस्टेड विद प्राइस लेवल। क्यों? क्योंकि रियल जीडीपी में प्राइसेस क्या है आपके पास? कांस्टेंट है। हर साल हम एक ही प्राइस को कंसिडर कर रहे हैं न्यू क्वांटिटी के साथ, ठीक है। तो रियल जीडीपी में हम करते क्या है? प्राइस ऑफ बेस ईयर, क्वांटिटी ऑफ करंट ईयर और न्यू क्वांटिटी। तो रियल जीडीपी इज आउटपुट एट बेस ईयर प्राइसेस और कांस्टेंट प्राइसेस। नॉमिनल जीडीपी इज आउटपुट एट करंट प्राइसेस। तो हमारा कंसर्न क्वांटिटी होता है, हमारा कंसर्न प्राइसेस नहीं होता। तो हम कंसिडर क्या कर रहे होते हैं? रियल जीडीपी। तो ये जो हम वाई पढ़ रहे होते हैं, तो ये वाई सैम्बल किस चीज़ का है? ये रियल जीडीपी का सैम्बल है। जहाँ पर भी आप वाई देखते हो तो वाई का मतलब क्या होता है? रियल जीडीपी। तो रियल जीडीपी का मतलब क्या है? प्राइसेस हमने किसके लिए? बेस ईयर की। और क्वांटिटीज हमने किसके लिए? करंट ईयर की। तो पाकिस्तान जब हम अपना जीडीपी ग्रोथ शो कर रहे होते हैं, तो जीडीपी ग्रोथ क्या होता है हमारा? हमारा जो जीडीपी ग्रोथ होता है वो आपका क्या होता है? रियल जीडीपी ग्रोथ एट फैक्टर कॉस्ट। तो रियल जीडीपी ग्रोथ एट कांस्टेंट फैक्टर कॉस्ट। तो कांस्टेंट का मतलब क्या है? बेस ईयर प्राइसेस, कांस्टेंट प्राइसेस। एफसी का मतलब क्या है? फैक्टर कॉस्ट। और बेस ईयर हमने कौन सा लिया हुआ है? बेस ईयर हमने लिया हुआ है 2005। तो 2005 हमारा बेस ईयर है। 2005 की प्राइसेस को हम क्या कर रहे हैं? मल्टीप्लाई कर रहे हैं 2021 की क्वांटिटी से। तो तब हमारा जो रियल जीडीपी ग्रोथ बता रहा है वो क्या बता रहा है? कि सिर्फ क्वांटिटीज में कितना चेंज आया है, चेंज इन प्राइसेस को क्या किया जाता है? इग्नोर किया जाता है।
अगर इसे इग्नोर ना किया जाए तो हमारा जीडीपी ग्रोथ आएगा वो बहुत ज़्यादा आएगा, क्योंकि नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ का मतलब क्या है कि चेंज इन प्राइसेस का जो इम्पैक्ट है वो भी आप क्या कर रहे हो, कंसीडर कर रहे हो। तो चेंज इन प्राइसेस पाकिस्तान जैसी कंट्री में या इंडिया बांग्लादेश जैसी कंट्री में प्राइसेस में जो चेंज आ रहा होता है वो बहुत ज़्यादा आ रहा होता है ना। तो हमेशा क्या लिया जाता है, रियल जीडीपी वैल्यू ऑफ आउटपुट एट बेस ईयर prices. So nominal GDP is total value of output at current prices, और real GDP is total value of output at base year prices. ठीक है, अब हम आते हैं प्राइस इंडेक्सेस के ऊपर। तो टू प्राइस इंडेक्सेस को हम डिटेल में पढ़ेंगे, जीडीपी डिफ्लेटर एंड कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। ठीक है, तो पहले हम अंडरस्टैंड करते हैं जीडीपी डिफ्लेटर क्या होता है। जीडीपी डिफ्लेटर is a measure of the level of prices of all new domestically produced final goods and services and an economy। तो जो प्राइस इंडेक्स होता है, जो जनरल प्राइसेस होते हैं, ये क्या बता रहा होता है, ये बता रहा होता है आपका एवरेज प्राइस लेवल। आपकी कंट्री में जितनी भी प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो रही हैं उनका एवरेज प्राइस लेवल क्या है। तो प्राइसेस के जो इंडेक्स होते हैं, आपने स्टेटिस्टिक्स के अंदर पढ़ा होगा, फिशर इंडेक्स, लेस्पी इंडेक्स, पॉशी इंडेक्स। तो ये सारे तीनों इंडेक्स क्या थे आपके पास, ये प्राइस इंडेक्सेस थे। तो ये फार्मूला भी आपके पास क्या है, फिशर इंडेक्स का फार्मूला है। तो लेस्पी और पाशी इंडेक्स को प्लस कर दें तो हमारे पास क्या आता था, फिशर प्राइस इंडेक्स। ठीक है, देखें तो जीडीपी डिफ्लेटर हमें क्या आंसर दे रहा होता है, आपकी कंट्री में जितनी भी गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस हो रही हैं उनका जनरल प्राइस लेवल क्या है। देखें जीडीपी डिफ्लेटर किस तरह मेजर करते हैं। जीडीपी डिफ्लेटर मेजर किया जाता है नॉमिनल जीडीपी को डिवाइड किया जाता है इस चीज़ से, रियल जीडीपी से। ठीक है, तो नॉमिनल जीडीपी को अगर रियल जीडीपी से डिवाइड कर दें और उसे हम मल्टीप्लाई कर दें 100 से, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा जीडीपी डिफ्लेटर। तो जीडीपी डिफ्लेटर प्राइस इंडेक्स और आंसर क्या दे रहा होता है, प्राइसेस ऑफ ऑल डोमेस्टिकली प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, अब हम जीडीपी डिफ्लेटर निकालते हैं फॉर 2019 एंड 2020 और उस आंसर को कंपेयर करते हैं कि वो हमें आंसर क्या दे रहे हैं। 2019 के अंदर नॉमिनल जीडीपी हमारे पास कितनी है, 21, और रियल जीडीपी कितनी है, 21। तो 21 को डिवाइड करें 21 से और उसे हम मल्टीप्लाई करें 100 से, तो आंसर हमारे पास क्या आएगा, आंसर हमारे पास आएगा 100। ठीक है, तो इससे आपने क्या अंडरस्टैंड किया कि आप जब भी जीडीपी डिफ्लेटर या कोई भी प्राइस इंडेक्स कैलकुलेट करते हो तो बेस ईयर के अंदर प्राइस इंडेक्स की वैल्यू हमेशा क्या आती है, 100 आती है। तो बेस ईयर में अगर आपको प्राइस इंडेक्स गिवन ना हो तो इसका मतलब क्या होता है कि आपको मालूम होना चाहिए कि बेस ईयर के अंदर प्राइस इंडेक्स हमेशा क्या आनी चाहिए, 100। 100 क्यों आती है, क्योंकि बेस ईयर के अंदर नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी दोनों क्या है, सेम है। और जीडीपी डिफ्लेटर का मतलब क्या है, नॉमिनल जीडीपी डिवाइड बाय रियल जीडीपी। तो 21 डिवाइड बाय 21 मल्टीप्लाई बाय 100 हमारे पास कितना आ रहा है, 100 आ रहा है। तो इन दिस ईयर ऑल प्राइस इंडेक्सेस, प्राइस इंडेक्स बहुत सारे हैं, सीपीआई है, जीडीपी डिफ्लेटर है, होलसेल प्राइस इंडेक्स है, सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स है, कोई भी प्राइस इंडेक्स हो, अगर आपको बेस ईयर में वैल्यू गिवन नहीं है और आपने चेंज इन प्राइस निकालना है किसी भी ईयर का, तो आपने बेस ईयर को क्या अज्यूम करना है, 100। तो बेस ईयर के अंदर प्राइस इंडेक्स हमेशा क्या आता है, 100 आता है। 100 क्यों आता है, क्योंकि बेस ईयर का मतलब क्या है, बेस ईयर के अंदर नॉमिनल और रियल दोनों की वैल्यू क्या होती है, सेम होती है। ठीक है, तो ये एक पॉइंट है। तो इन बेस ईयर जीडीपी डिफ्लेटर और एनी प्राइस इंडेक्स ऑलवेज क्या है आपका, 100 आएगा। अब हम आते हैं 2020 के अंदर। तो 2020 के अंदर नॉमिनल जीडीपी हमारी कितनी है, 122, और 2020 के अंदर हमारी रियल जीडीपी कितनी है, 42। तो मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम 100 से, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, जीडीपी डिफ्लेटर इन 2020। ठीक है,
तो 122 डिवाइड बाय 42 मल्टीप्लाई बाय 100 जीडीपी डिफ्लेटर हमारे पास क्या आ रहा है? Sir, it's 290. तो कितना आ रहा है? 290। तो 290 हमारे पास क्या है? जीडीपी डिफ्लेटर है। ठीक है, तो जीडीपी डिफ्लेटर हमें क्या बता रहा है? एवरेज जर्नल प्राइस लेवल, यानी कि इस कंट्री के अंदर, एबीसी कंट्री के अंदर दो गुड्स प्रोड्यूस हो रही थी, एप्पल एंड ऑरेंजेस। तो एप्पल और ऑरेंजेस का जो एवरेज जर्नल प्राइस लेवल है, परसेंटेज जो प्राइस लेवल है, वो कितना आपके पास 2020 में 290 है। अब अगर आपसे कहा जाए कि जो आपका एवरेज प्राइस लेवल चेंज हुआ है 2019 से 2020 में, यानी कि प्राइसेस में जो चेंज आता है उसे हम क्या कहते हैं? इन्फ्लेशन। आपसे कहा जाए कैलकुलेट इन्फ्लेशन एज अ मेजर ऑफ जीडीपी डिफ्लेटर, तो जीडीपी डिफ्लेटर प्राइसेस की बेसिस पे इन्फ्लेशन को मेजर करें तो आप क्या करोगे? ग्रोथ ग्रोथ रेट ना। तो ग्रोथ क्या बता रहा होता है? चेंज इन वेरिएबल ड्यूरिंग पीरियड ऑफ टाइम। तो ग्रोथ रेट बिटवीन 2019 एंड 20 का मतलब क्या है? करंट 290 माइनस 100 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा? चेंज इन प्राइस लेवल। तो ग्रोथ रेट कितना आ रहा है? जीडीपी डिफ्लेटर का ग्रोथ कितना आ रहा है? Sir, it's 190. 190। ठीक है, तो जो प्राइसेस में चेंज आ रहा है 190 और नियर 200% प्राइसेस में चेंज आ रहा है। अब देखिए, अब हम फिगर्स को देखते हैं। एप्पल की प्राइस 2 थे, 2 से प्राइस क्या हो गई? 7। तो 2 का 100% क्या होता है? 4 होता है। और 4 में 2 और मिलाओ तो कितना होता है आपका? 6 होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? एप्पल की प्राइसेस मोर देन 200% राइज हुई हैं। इसी तरह ऑरेंजेस की प्राइस 3 थी, 3 का डबल क्या होता है? 6 होता है। ठीक है, तो एप्पल और ऑरेंजेस की जो प्राइसेस हैं वो मोर देन नियर 200% राइज हुई है ना। एप्पल के प्राइसेस में जो राइज आ रहा है वो 200% से ज़्यादा है, और ऑरेंजेस के प्राइसेस में जो राइज आ रहा है वो 100% से ज़्यादा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि प्राइसेस में जो चेंज आ रहा है उसका ट्रू आंसर हमें क्या दे रहा है? ग्रोथ रेट इन जीडीपी डिफ्लेटर। और क्वांटिटी में कितना इजाफा हो रहा है, इसका आंसर हमें कौन दे रहा है? रियल जीडीपी ग्रोथ। और दोनों में कंबाइन कितना इजाफा हो रहा है, इसका आंसर हमें कौन दे रहा है? नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ। तो नॉमिनल जीडीपी का अलग पर्पस होता है, रियल जीडीपी का अलग पर्पस होता है, जीडीपी डिफ्लेटर का अलग पर्पस होता है। जीडीपी डिफ्लेटर हमें क्या आंसर दे रहा होता है? एवरेज प्राइस लेवल, एंड ग्रोथ इन जीडीपी डिफ्लेटर मींस चेंज इन एवरेज प्राइस लेवल। तो 190 क्या चीज़ है? आपका इन्फ्लेशन रेट है। प्राइसेस में जो चेंज आ रहा है वो नियर 200% चेंज आ रहा है। तो एवरेज प्राइस लेवल 200 क्यों आ रहा है? एप्पल की प्राइसेस मोर देन 200% चेंज हो रही है, ऑरेंजेस की प्राइसेस मोर देन 150% आपकी राइज हो रही है। तो एवरेज प्राइस लेवल चेंज का आंसर हमें देता है जीडीपी डिफ्लेटर। और एवरेज जो क्वांटिटीज में इंक्रीज हो रहा है उसका आंसर हमें कौन दे रहा है? रियल जीडीपी ग्रोथ। और दोनों में कंबाइन कितना इजाफा हो रहा है उसका आंसर हमें कौन दे रहा है? नॉमिनल जीडीपी। तो नॉमिनल जीडीपी हमें आंसर क्या दे रहा होता है कि प्राइस और क्वांटिटीज दोनों में कंबाइन कितना इजाफा हो रहा है, चेंज इन आउटपुट करंट वैल्यू ऑफ डॉलर। ठीक है, तो रियल जीडीपी क्या कंसिडर कर रहा होता है? ओनली चेंज इन क्वांटिटीज। और जीडीपी डिफरेंट हमें क्या बता रहा होता है? ओनली चेंज इन प्राइसेस। तो ये जो आपका प्राइस लेवल है, प्राइस इंडेक्सेस हैं, चाहे वो जीडीपी डिफ्लेटर हो चाहे सीपीआई हो, इन सब का फार्मूला सेम होता है, हम इसी तरह निकालते हैं। अब डिफरेंस क्या होता है? डिफरेंस होता है इन प्राइस इंडेक्सेस में, ये हम अंडरस्टैंड करते हैं कि इन प्राइस इंडेक्सेस में क्या डिफरेंसेस होते हैं। ठीक है, तो जीडीपी डिफ्लेटर का फार्मूला क्या था? नॉमिनल जीडीपी डिवाइड बाय रियल जीडीपी। ठीक है, और इसी फॉर्मूले को अगर हम मैनिपुलेट करें, मैं आपसे पूछूं व्हाट इज रियल जीडीपी, तो आपका आंसर क्या होगा? रियल जीडीपी को इक्वेशन किस तरफ ले आए? तो नॉमिनल जीडीपी डिवाइड बाय
जीडीपी डिफ्लेटर। तो ये हमने क्या किया, इस साल जितना भी आउटपुट प्रोड्यूस हुआ था उसको हमने जनरल प्राइस लेवल से डिवाइड कर दिया। तो आंसर मेरे पास क्या आ गया, आउटपुट एडजस्टेड विद प्राइस लेवल। तो रियल जीडीपी क्या होता है, आउटपुट एडजस्टेड विद प्राइस लेवल। तो प्राइसेस में जो चेंज आ रहा है वो डिनोमिनेटर है, और नॉमिनेटर में आपका नॉमिनल जीडीपी है। तो प्राइस से प्राइस कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमें आंसर क्या मिलेगा, वैल्यू ऑफ करंट आउटपुट। ठीक है, तो रियल जीडीपी वैल्यू ऑफ आउटपुट एट बेस ईयर प्राइसेस, कांस्टेंट प्राइसेस। नॉमिनल जीडीपी वैल्यू ऑफ आउटपुट एट करंट प्राइसेस। तो जीडीपी डिफ्लेटर हमें आंसर क्या दे रहा होता है, एवरेज डोमेस्टिकली प्रोड्यूस्ड गुड्स एंड सर्विसेज की प्राइसेस। ठीक है, तो अब हम अंडरस्टैंड करते हैं व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन सीपीआई एंड जीडीपी डिफ्लेटर, और विच प्राइस इंडेक्स इज बेटर मेजरिंग वैल्यू ऑफ लाइफ। ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ लिविंग के लिए किस मेजर को यूज किया जाता है, जीडीपी डिफ्लेटर और सीपीआई में क्या फ़र्क होता है, और डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्राइस इंडेक्सेस। ठीक है, तो सीपीआई भी प्राइस इंडेक्स है, ये मेजर क्या कर रहा होता है, चेंज इन प्राइस लेवल ऑफ अ मार्केट बास्केट ऑफ कंज्यूमर गुड्स एंड सर्विसेज परचेज बाय हाउस होल्ड। CPI in Pakistan is defined by Ministry of Finance as a measure of average change over time in the prices by urban consumers for a market basket of consumer goods and services। देखें ये डेफिनेशन अभी आप अंडरस्टैंड करोगे। हम अब अंडरस्टैंड करने जा रहे हैं डिफरेंसेस बिटवीन जीडीपी डिफ्लेटर एंड सीपीआई। देखें फर्स्ट डिफरेंस बिटवीन जीडीपी डिफ्लेटर एंड सीपीआई। तो पहला डिफरेंस क्या होता है, जीडीपी डिफ्लेटर मेजर prices of goods and services producer side, CPI measure prices of goods and services consumer side। तो जीडीपी डिफ्लेटर मेजर करता है प्रोड्यूसर साइड से, और सीपीआई मेजर करता है कंज्यूमर साइड। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये है कि जीडीपी डिफ्लेटर में क्या होती है, ऑल प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन एन इकोनॉमी। पाकिस्तान में जितनी भी गुड्स प्रोड्यूस हो रही होती हैं उन सब की प्राइसेस जीडीपी डिफ्लेटर में होती हैं। बट सीपीआई के अंदर हम क्या ले रहे होते हैं, ओनली प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज परचेज बाय अर्बन कंज्यूमर। ठीक है, तो अर्बन कंज्यूमर का मतलब क्या है और रूरल कंज्यूमर का मतलब क्या आपको मालूम है, फिर भी मैं बताता हूँ। अर्बन कंज्यूमर का मतलब क्या है कि शहरों के अंदर, सिटीज़ के अंदर जो लोग परचेज कर रहे हैं, आपकी जो परचेजिंग है, आपकी परचेजिंग क्या है, परचेजिंग बाय अर्बन कंज्यूमर। और जो विलेज के अंदर आप जाते हो और वहाँ पर आप परचेजिंग कर रहे हो, तो वो परचेजिंग क्या है, रूरल कंज्यूमर की परचेजिंग। तो सीपीआई के अंदर सिर्फ हम क्या देख रहे होते हैं, प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज परचेज बाय अर्बन कंज्यूमर। तो हम सीपीआई में सिर्फ अर्बन कंज्यूमर की प्राइसेस क्यों लेते हैं, इसका आंसर ये होता है कि आप वेजिटेबल्स, मिल्क और मीट कराची में परचेज करें, और आप विलेज में परचेज करें, तो विलेज में उनकी प्राइसेस क्या है, आपको मिल्क लेस प्राइस में मिलेंगे, वेजिटेबल की प्राइसेस कम होंगी। यानी कि विलेजेस के अंदर मार्केट प्राइसेस में एग्रीकल्चर गुड्स प्रोड्यूस नहीं हो रही है, लेस देन मार्केट प्राइसेस में एग्रीकल्चर गुड्स प्रोड्यूस हो रही हैं। ठीक है, और अदर हैंड आप पेप्सी परचेज करते हो, सेवन अप परचेज कर रहे हो, और अदर आप शैम्पू परचेज कर रहे हो, सोप परचेज कर रहे हो, और अदर आपके पास फाइनल गुड्स जो मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स हैं वो जो परचेज कर रहे हो सिटीज़ में, उनकी प्राइसेस को कंपेयर करो रूरल एरियाज़ में। तो जो पेप्सी आपको यहाँ 50 की मिलती है, वो पेप्सी आपको अंदरून सिंध के अंदर, अंदरून पंजाब के अंदर 60-70 रुपए की मिलेगी। यानी कुछ प्रोडक्ट की प्राइसेस रूरल एरियाज में कम है, कुछ की ज़्यादा। इसका मतलब क्या हुआ कि रूरल एरियाज मार्केट प्राइस को फॉलो ही नहीं करता, वो फॉलो कर भी नहीं सकता, क्योंकि जो रूरल एरियाज के अंदर प्रोडक्ट्स आती हैं वो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को प्लस कर देते हैं। तो उससे क्या होता है कि जो फैक्ट्रीज की प्रोड्यूस गुड्स हैं उनके प्राइसेस क्या हो जाती हैं, आपके पास मार्केट वैल्यू से बहुत ज़्यादा हो जाती है। और जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं वो खुद प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो कम प्राइसेस में सेल करते हैं। तो हम सीपीआई के अंदर रूरल जो कंज्यूमर्स हैं उनकी परचेजेस नहीं लेते, हम क्या ले रहे होते हैं, ओनली बाउट बाय अर्बन कंज्यूमर। यानी कराची के अंदर जो कराची वाले हैं वो कितनी गुड्स और सर्विसेज परचेज कर रहे हैं वो सीपीआई के अंदर आती है। तो फर्स्ट डिफरेंस बिटवीन जीडीपी डिफ्लेटर एंड सीपीआई इज जीडीपी डिफ्लेटर measure prices, consider prices producer side, CPI consider prices only
कंज्यूमर साइड। ठीक है, देखिए सेकंड डिफरेंस पे आते हैं। सेकंड डिफरेंस इज जीडीपी डिफ्लेटर शो द प्राइसेस ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस डोमेस्टिकली। तो जीडीपी डिफ्लेटर के अंदर इंपोर्टेड गुड्स की प्राइसेस कंसीडर होती ही नहीं है, क्योंकि जीडीपी डिफ्लेटर में क्या होता है, ओनली गुड्स प्रोड्यूस इन एन economy. तो GDP deflator ignore prices of imported goods, while CPI consider domestic and imported goods as well. किस तरह? क्योंकि CPI में हम क्या देख रहे हैं, परचेजेस बाय अर्बन कंज्यूमर। तो अर्बन कंज्यूमर मतलब आप डोमेस्टिकली प्रोड्यूस गुड्स भी परचेज कर रहे हो, आप इंपोर्टेड गुड्स भी क्या कर रहे हो, परचेज कर रहे हो। तो सेकंड डिफरेंस क्या हुआ कि जीडीपी डिफ्लेटर में सिर्फ डोमेस्टिकली प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज की प्राइसेस आती हैं, और सीपीआई के अंदर डोमेस्टिकली प्रोड्यूस गुड्स की प्राइसेस भी आती हैं और इंपोर्टेड गुड्स की प्राइसेस भी आती हैं। ठीक है, जो जीडीपी डिफ्लेटर और सीपीआई में जो डिफरेंस है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंस ये थर्ड वाला डिफरेंस है। देखिए थर्ड डिफरेंस क्या बताता है। थर्ड डिफरेंस बता रहा है कि सीपीआई कंप्यूटेड यूजिंग फिक्स बास्केट ऑफ गुड्स, और जीडीपी डिफ्लेटर अलाउ द बास्केट ऑफ गुड्स टू चेंज ओवर टाइम एज कंपोजिशन ऑफ जीडीपी डिफ्लेटर। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ ये मैं आपको समझाता हूँ यहाँ पर। ठीक है, तो जीडीपी डिफ्लेटर के अंदर फिक्स बास्केट ऑफ गुड्स होता है। तो बास्केट ऑफ गुड्स का मतलब क्या होता है, आप एक दिन के अंदर बहुत सारी एक्टिविटीज परफॉर्म करते हो। आप सुबह सवेरे उठते हो, आप बास्केट करते हो, बास्केट से पहले आप जॉगिंग भी करते हो, आप में से बहुत सारे लोग है ना। उसके बाद आप बास्केट करते हो, फिर आप ब्रेकफास्ट लंच के दरमियान भी एक एक्टिविटी परफॉर्म करते हो, फिर आप एक लंच करते हो, ये एक्टिविटी है। आप डिनर कर रहे हो, आप एजुकेशन, आप एजुकेशन भी एक्टिविटी है। छोटे बच्चे स्कूल जा रहे हैं, बड़े बच्चे हायर स्कूल जा रहे हैं, आप लोग यूनिवर्सिटी जा रहे हो, कुछ कॉलेजेस जा रहे हैं। ठीक है, तो एजुकेशन के बहुत सारे आपके पास एक्टिविटीज। इसी तरह आप स्पोर्ट्स एक्टिविटीज कर रहे हो, स्पोर्ट्स में क्रिकेट की अलग एक्टिविटी है, हॉकी की अलग एक्टिविटी है। इस तरह आप हाई टी करते हो, आप और बहुत सारी एक्टिविटीज करते हो। तो आप जितनी भी एक्टिविटीज कर रहे हो उन तमाम एक्टिविटीज का क्या होता है, एक बास्केट होता है। अब हर एक्टिविटी के अंदर डिफरेंट गुड्स आप क्या करते हो, यूज करते हो। लाइक ब्रेकफास्ट में आप कितनी चीजें यूज करते हो। ब्रेकफास्ट में कराची के अंदर जो लोग हैं वो या एग लेते हैं, ब्रेड लेते हैं, मिल्क लेते हैं, कुछ लोग टी पीते हैं, कुछ लोग कॉफ़ी पीते हैं, कुछ लोग ब्रेकफास्ट में एक फ्रूट ले लेते हैं। ठीक है, इसी तरह जैम होता है आपका, हनी होता है, और ब्रेकफास्ट में बहुत सारी क्या होती हैं, प्रोडक्ट्स होती हैं। तो कराची के अंदर ब्रेकफास्ट का जो बास्केट होगा उसके अंदर क्या होगा, एग्स भी होंगे, ब्रेड भी होगा, मिल्क भी होगा, टी भी होगा, कॉफ़ी भी होगा, एप्पल भी होगा, और आपका जैम भी होगा, हनी भी होगा, पराठा भी होगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो ब्रेकफास्ट में कराची के अर्बन कंज्यूमर्स यूज़ करते हैं वो ब्रेकफास्ट का एक बास्केट होगा। इसी तरह लंच का एक बास्केट होगा। तो लंच में जितनी भी प्रोडक्ट्स यूज़ हो रही हैं कराची के अंदर वो तमाम प्रोडक्ट्स लंच के बास्केट में होंगे। इसी तरह डिनर के बास्केट के अंदर डिनर में जितनी चीज़ें होती हैं वो सब डिनर के बास्केट में होंगे। तो प्राइमरी एजुकेशन का मतलब क्या हुआ कि एक जो स्मॉल आपका किड होता है वो जब स्कूल जाता है तो वो किन किन प्रोडक्ट्स को उसके लिए आप डिमांड कर रहा होता है ना। तो पेंसिल, उसका आपका लंच बॉक्स, उसका वाटर की बोतल, उसकी अदर आपकी प्रोडक्ट्स। इसी तरह हाई स्कूल में जा रहा होता है तो उसका हाई स्कूल का एक बास्केट होगा। टर्शरी एजुकेशन यानी यूनिवर्सिटी एजुकेशन का एक बास्केट होगा, यूनिवर्सिटी के लिए आपको कितनी चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं उन सब का एक बास्केट होगा। ठीक है, इसी तरह अगर आप स्पोर्ट्स कर रहे हो तो स्पोर्ट्स एक्टिविटी का एक बास्केट होगा, उसके अंदर स्पोर्ट्स के जितने भी आइटम आप यूज़ करते हैं उसका एक क्या होगा, आपका बास्केट होगा। ठीक है, इसी तरह पाकिस्तान के अंदर जो सीपीआई होता है उसमें 100 बास्केट्स होते हैं। 100 बास्केट का मतलब क्या है कि हर बास्केट के अंदर बहुत सारी प्रोडक्ट की प्राइसेस हैं। ठीक है, यानी कि आप आउटिंग पे जा रहे हो तो ट्रेवलिंग पे जा रहे हो तो ट्रेवलिंग का एक अलग बास्केट है, आउटिंग का एक अलग बास्केट है। तो 100 आप 102 के 3 आपके पास क्या है, एक बास्केट है हमारी सीपीआई के अंदर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक बास्केट के अंदर बहुत सारी प्रोडक्ट्स हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स की अलग बास्केट है, कंप्यूटर एसेसरीज के एक बास्केट, इस तरह बहुत सारी आपके पास क्या है, बास्केट्स हैं। ठीक है, अब हर बास्केट में बहुत सारी प्रोडक्ट्स हैं। तो ये जो मैंने डिफरेंस बताया थर्ड थर्ड वन ना, इसका मतलब क्या हुआ कि सीपीआई के अंदर ये बास्केट ऑफ गुड्स फिक्स होता है ओवर द टाइम, और जीडीपी डिफ्लेटर में बास्केट ऑफ गुड्स आपका फिक्स नहीं होता है।
इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि सीपीआई के अंदर फिक्स क्यों होता है, फिक्स इसलिए होता है कि लेट सपोज पाकिस्तान ने इस साल एप्पल प्रोड्यूस नहीं किया, इसका मतलब क्या हुआ, एप्पल प्रोड्यूस नहीं किया तो जीडीपी डिफ्लेटर में जो आपका ब्रेकफास्ट का बास्केट है उसमें एप्पल क्या होगा, होगा क्या, एप्पल नहीं होगा। क्योंकि जीडीपी डिफ्लेटर का मतलब क्या है कि जितनी चीजें इस साल प्रोड्यूस किए उन्हीं की प्राइसेस। तो बास्केट जीडीपी डिफ्लेटर में भी है, सीपीआई में भी है। फर्क क्या है कि सीपीआई में बास्केट फिक्स है, आपने अगर एप्पल प्रोड्यूस नहीं किया तो आप इंपोर्टेड एप्पल की प्राइसेस कंसीडर होंगी। बट जीडीपी डिफाइडर में जो चीज़ प्रोड्यूस कर रहे हो उसी की प्राइसेस होंगी, जो चीज़ प्रोड्यूस नहीं कर रहे हो उसकी प्राइसेस नहीं होंगी। तो फिक्स बास्केट ऑफ गुड्स का मतलब क्या है कि सीपीआई के अंदर जो गुड्स होती हैं वो आपकी फिक्स होती हैं, वो चेंज नहीं होती हैं। चेंज कब होती है मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। तो सीपीआई के अंदर बास्केट ऑफ गुड्स फिक्स होने का मतलब क्या है कि ब्रेकफास्ट में अगर 25 आइटम्स हैं तो अगले साल भी ब्रेकफास्ट में क्या होंगे, 25 आइटम्स होंगे। कंप्यूटर एसेसरीज में अगर 30 आइटम्स हैं तो अगले साल भी क्या होंगे, 30 आइटम्स होंगे। लेकिन जीटीपी डिफ्लेटर में क्या होगा, ब्रेकफास्ट में इस साल 25 आइटम्स हैं, नेक्स्ट ईयर अगर आप 25 प्रोड्यूस नहीं कर रहे हो, 20 प्रोड्यूस कर रहे हो, तो आप नेक्स्ट ईयर आपका ब्रेकफास्ट के बास्केट में क्या होंगे, 20 बास्केट्स होंगे। क्योंकि जीडीपी डिफ्लेटर क्या शो कर रहा होता है, प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन एन इकोनॉमी। और अगर इस साल आपने एक न्यू प्रोडक्ट प्रोड्यूस किया है तो उस वो प्रोडक्ट आपके जीडीपी डिफ्लेटर के ब्रेकफास्ट में होगा, ठीक है। तो सीपीआई में बास्केट ऑफ गुड्स फिक्स होने का मतलब क्या है कि हर एक्टिविटी के बास्केट में जो प्रोडक्ट्स होती हैं वो क्या होती है, वो चेंज नहीं होती हैं। चेंज क्यों नहीं होती, क्योंकि अगर आपने डोमेस्टिक प्रोड्यूस नहीं किया है तो इंपोर्टेड प्रोडक्ट की प्राइसेस वहां पर हम क्या ले रहे होते हैं, कंसीडर कर रहे होते हैं, ठीक है। अब सीपीआई का जो बास्केट होता है ये चेंज कब होता है, ये चेंज होता है जब फैशन चेंज होता है। लाइक 15 साल पहले जो कंप्यूटर एसेसरीज थी उसके बास्केट के अंदर यूएसबी नहीं था, तो कंप्यूटर एसेसरीज का जो बास्केट था उसके अंदर डेटा ट्रेवलिंग के लिए हमारे पास क्या होता था, फ्लॉपी ड्राइव होती थी, ठीक है। अब फैशन चेंज हो गया, अब जो कंप्यूटर एसेसरीज का बास्केट है उसमें फ्लॉपी ड्राइव नहीं है, वो आपके पास क्या है, यूएसबी ड्राइव है। तो ये जो फ्लॉपी ड्राइव था कंप्यूटर एसेसरी के बास्केट के अंदर 10 साल तक रहा। अब जो यूएसबी है वो पिछले 15 साल से हमारे कंप्यूटर एसेसरीज की बास्केट में। तो ये चेंज कब हुआ, जब फैशन चेंज हुआ। तो सीपीआई के अंदर जो बास्केट ऑफ गुड्स फिक्स होते हैं इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि ये जो ब्रेकफास्ट के बास्केट में जितनी प्रोडक्ट्स हैं, लंच के बास्केट में, डिनर के बास्केट में, एजुकेशन के बास्केट में, हेल्थ के बास्केट में, स्पोर्ट्स के बास्केट में, आउटिंग के बास्केट में, ट्रेवलिंग के बास्केट में, हाई डिनर हाई टी के बास्केट में, और जो अदर एक्टिविटीज़ हम परफॉर्म कर रहे हैं, चाहे आप मैरिज कर रहे हो तो एक एक्टिविटी है, आपकी मेहंदी है एक एक्टिविटी है, आपकी बर्थडे सेलिब्रेशन है ये एक्टिविटी है, तो हर एक्टिविटी का एक बास्केट है। तो इस तरह अगर 105 बास्केट का मतलब क्या है कि कराची में जो लोग एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर रहे हैं वो 105 एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर रहे हैं। और 105 एक्टिविटीज़ का मतलब क्या है कि हर एक्टिविटी में बहुत सारी प्रोडक्ट्स हम कंसीडर कर रहे हैं। तो सीपीआई के अंदर बास्केट ऑफ फिक्स क्यों होता है, क्योंकि डोमेस्टिक प्रोड्यूस नहीं किया तो हम इंपोर्टेड गुड्स की प्राइसेस कंसीडर कर रहे होते हैं। सीपीआई और जीडीपी डिफ्लेटर में फ़र्क क्या होता है, जीडीपी डिफ्लेटर कंसीडर प्राइसेस बाय प्रोड्यूसर साइड, सीपीआई कंसीडर प्राइसेस कंज्यूमर साइड। जीडीपी डिफ्लेटर में सिर्फ डोमेस्टिक प्राइसेस होती हैं, इंपोर्टेड गुड्स की प्राइसेस नहीं होती हैं। वाइल सीपीआई क्या कर रहा होता है, डोमेस्टिक गुड्स की प्राइसेस भी लेता है, इंपोर्टेड गुड की प्राइसेस भी कंसिडर करता है। सीपीआई के अंदर बास्केट ऑफ गुड्स क्या होता है, फिक्स होता है। जीडीपी डिफ्लेटर अलाउ करता है बास्केट ऑफ गुड्स टू चेंज ओवर टाइम एज अ कंपोजिशन ऑफ जीडीपी डिफ्लेटर। यानी जो चीज़ प्रोड्यूस कर रहे हो उसी की प्राइसेस होंगी, जो चीज़ प्रोड्यूस नहीं कर रहे हो वो आपके बास्केट में नहीं होगा। तो 3 डिफरेंसेस बिटवीन जीडीपी डिफ्लेटर एंड सीपीआई। फॉर्मूला ऑफ जीडीपी डिफाइडर एंड सीपीआई आपका सेम होता है। अब हम आते हैं कॉस्ट ऑफ लिविंग। तो कॉस्ट ऑफ लिविंग का मतलब क्या होता है, आपको किसी भी जगह रहना हो तो जो आपकी बेसिक 3 नीड्स हैं वो क्या है, फूड, शेल्टर, है ना। तो फूड और शेल्टर का मतलब क्या है कि आप कहीं पर भी जाएं आपको खाने पीने की जो चीज़ें परचेज कर रहे हो वो आपकी क्या है, रहने की, जिंदा रहने के लिए ज़रूरत है। शेल्टर का मतलब आपके पास क्या है आपके पास रात रुकने के लिए कोई
जगह होनी चाहिए ना। तो ये बेसिक आपकी टू नीड्स मैंने बताया। जिस तरह जो आपका पीपल्स पार्टी का स्लोगन है, रोटी कपड़ा मकान, है ना। तो कॉस्ट ऑफ लिविंग का मतलब क्या है? बेसिक नीड्स। तो बेसिक नीड्स के अंदर सिर्फ रोटी कपड़ा कमान नहीं आता। बेसिक नीड्स के अंदर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन भी आते हैं, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन भी आते हैं, ठीक है। तो मीन्स ऑफ हेल्थ भी आता है, मीन्स ऑफ आपके पास एजुकेशन भी आता है। तो कॉस्ट ऑफ लिविंग का मतलब क्या होता है कि किस एरिया में रहने की जो चीज़ें हैं, जो बेसिक नीड्स हैं, उनकी प्राइसेस का वैल्यू क्या है। इंटरनेशनली हर साल वर्ल्ड चीपेस्ट कंट्री को मेजर किया जाता है, वर्ल्ड चीपेस्ट सिटी को मेजर किया जाता है। तो चीपेस्ट कंट्री और चीपेस्ट सिटी की जो रैंकिंग होती है, इसका मतलब क्या होता है कि दुनिया की कौन सी कंट्री है जिसमें कॉस्ट ऑफ लिविंग सबसे कम है। यानी कि यहाँ पर जो बेसिक नीड्स हैं वो कम प्राइसेस में अवेलेबल हैं। बेसिक नीड्स का मतलब क्या है? फूड प्राइसेस, शेल्टर प्राइसेस मीन्स रेंट और हाउस प्राइसेस। मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन का मतलब क्या है? न्यूज़पेपर, इंटरनेट, मोबाइल, टेलीफोन, ये सब क्या आपके पास मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन का मतलब क्या है? बस के फेयर, टैक्सी के फेयर, एयरलाइन के फेयर, ट्रेन के फेयर, ठीक है। इसके अलावा अदर मीन्स का मतलब क्या है? आपके पास जो वाटर की अवेलेबिलिटी क्या है, और हेल्थ की प्राइसेस क्या हैं, किसी हॉस्पिटल में जाते हो तो एवरेज प्राइसेस क्या हैं, स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटीज की क्या प्राइसेस हैं। तो ये सारी प्राइसेस अगर कम है किसी कंट्री में, तो इसका मतलब क्या है कि वो दुनिया का सबसे चीपेस्ट कंट्री है। और दुनिया का सबसे चीपेस्ट सिटी कौन सा है? आपको शायद मालूम हो, 2005 के अंदर 2005 के अंदर पाकिस्तान वर्ल्ड चीपेस्ट कंट्री था। इसका मतलब क्या हुआ कि 2003 या 2005 में दुनिया का जो सबसे सस्ता तरीन मुल्क था वो कौन सा था? पाकिस्तान था। आज भी पाकिस्तान जो चीपेस्ट कंट्री होता है उसमें से फर्स्ट और 10 के दरमियान ही होता है। यानी कि आज भी पाकिस्तान दुनिया के जो सस्ते तरीन ममालिक हैं उनमें से एक है। एक क्यों है? क्योंकि पाकिस्तान के अंदर फूड आइटम्स, पाकिस्तान के अंदर रेंट, पाकिस्तान के अंदर ट्रांसपोर्टेशन की प्राइसेस, न्यूज़पेपर्स, इंटरनेट की प्राइसेस को कंपेयर करें फॉरेन कंट्री के अंदर जो आपके पास प्राइसेस हैं, तो पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा कम है, ठीक है। तो पाकिस्तान के अंदर अगर आप एक लंच करते हो और उसके लंच को कैलकुलेट करते हो डॉलर प्राइसेस से, और उसी लंच को कैलकुलेट करते हो किसी दूसरी कंट्री में डॉलर प्राइसेस है, तो आपको पाकिस्तान में वो लंच बहुत ज़्यादा चीप मिलेगा। पाकिस्तान में हाउस की प्राइसेस को कंपेयर करते हो डॉलर से, और इंडिया के अंदर हाउस की प्राइसेस डॉलर से कंपेयर करते हो, या अमेरिका में डॉलर से कंपेयर करते हो, तो आपको पाकिस्तान इन तीनों ममालिक में सबसे चीप मिलेगा। तो पाकिस्तान दुनिया के चीपेस्ट कंट्रीज में से एक है। और इस तरह पाकिस्तान की जो सिटीज़ हैं, स्पेशली रावलपिंडी और कराची, ये हमेशा से वर्ल्ड की चीपेस्ट सिटीज़ की रैंकिंग में 1 से 10 के दरमियान आती हैं। बल्कि 2000 और 1998 के अंदर कराची वर्ल्ड का चीपेस्ट सिटी था, और 2003 के अंदर रावलपिंडी वर्ल्ड का चीपेस्ट सिटी था। तो वर्ल्ड के जो चीपेस्ट सिटी की रैंकिंग में जो टॉप 10 सिटीज़ हैं उनमें रावलपिंडी और कराची हमेशा आपके क्या रहते हैं? इंक्लूड रहते हैं, क्योंकि यहाँ पर कॉस्ट ऑफ लिविंग की आपके पास सबसे कम है, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ लिविंग को मेजर करने के लिए किस प्राइस इंडेक्स को लिया जाता है? क्योंकि प्राइस इंडेक्स का मतलब क्या है? प्राइसेस ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज। तो जीडीपी इज बेस्ट मेजर फॉर कॉस्ट ऑफ लिविंग, और सीपीआई इज बेस्ट मेजर फॉर कॉस्ट ऑफ लिविंग, ठीक है। तो दोनों में प्रॉब्लम्स हैं। जीडीपी डिफ्लेटर में क्या प्रॉब्लम्स हैं? जीडीपी डिफ्लेटर कॉस्ट ऑफ लिविंग को अंडर स्टेट करता है। अंडर स्टेट मीन्स कॉस्ट ऑफ लिविंग कम बता रहा होता है, एक्चुअल कॉस्ट ऑफ लिविंग क्या होती है? ज़्यादा होती है। क्यों? क्योंकि जीडीपी डिफ्लेटर में जो प्राइसेस ली जाती हैं वो क्या होती हैं? प्राइसेस ऑफ बेस ईयर। तो जीडीपी डिफ्लेटर अंडर स्टेट कॉस्ट ऑफ लिविंग। सीपीआई क्या करता है? आउट स्टेट करता है कॉस्ट ऑफ लिविंग को, यानी कि कॉस्ट ऑफ लिविंग को क्या करता है? ज़्यादा बताता है। तो सीपीआई में भी प्रॉब्लम है। वो प्रॉब्लम क्या है? सीपीआई और स्टेट कॉस्ट ऑफ लिविंग। और स्टेट क्यों करता है? क्योंकि सीपीआई के अंदर बास्केट ऑफ गुड फिक्स है, यानी कि सब्सिट्यूट गुड्स कंसिडर नहीं होता है, ठीक है। इसकी एग्जांपल लेते हैं। आप कराची से लाहौर चले गए,
आपकी जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है उसके अंदर एक इम्पॉर्टेंट क्या होता है, शेल्टर। आपने 3 दिन रुकना है लाहौर के अंदर, और 3 दिन रुकने का मतलब क्या है, कॉस्ट ऑफ लिविंग आपको क्या बता रहा है कि लाहौर के अंदर जो रेंट है, होटल के जो किराया है वो बहुत ज़्यादा है। अब आपके पास सब्स्टिट्यूट आइटम भी है रहने के लिए, जरूरी नहीं कि आप होटल में जाओ। आप लाहौर में जाओ, रात को आप कहीं सो नहीं, रात को आप किसी आप हॉस्पिटल की गैलरी में बैठे रहो, एयरपोर्ट की गैलरी में आप बैठे रहो, आपकी रात तो निकल गई ना। तो जो सब्स्टिट्यूट आपके पास है रात गुजारने का, वो उसकी प्राइस तो आपकी बास्केट के अंदर है ही नहीं। इसका मतलब क्या हुआ कि जो सीपीआई आपको क्या बता रहा है, आपको कॉस्ट ऑफ लिविंग ज़्यादा बता रहा है। ठीक है, बट ज़्यादा बताना इतना इशू नहीं है जितना इशू आपका कम बताना है। इसीलिए कॉस्ट ऑफ लिविंग के लिए सीपीआई को कंसिडर किया जाता है। तो सीपीआई इज बेस्ट मेजर ऑफ कॉस्ट ऑफ लिविंग। ठीक है, तो हम नेक्स्ट क्लास में यहीं से कंटिन्यू करेंगे।